आज के हमारे एक्सप्लेनेशन में 3 कहानियां होने वाली है, जिसमें पहला एक्सप्लेनेशन एक ऐसे लड़की के बारे में है जो कि एक चेयर में बदल जाती है। दूसरी कहानी में एक आदमी गटर के अंदर रहता है जो कभी नहीं मर सकता। और तीसरी कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो 11 साल तक अपने घर में ही रहता है, लेकिन फिर जब वो बाहर निकलता है तो भूकंप आने लगती है। तो गाइस, इन तीनों कहानियों को जरूर सुनना क्योंकि ये तीनों कहानियां बहुत ही यूनिक और अनएक्सपेक्टेड होने वाली है। कहानी की शुरुआत टोक्यो शहर से होती है। यहाँ पर 1 महीने से तेज बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस वजह से कई जगह बाढ़ आ गया था और बहुत से लोग गायब हो चुके थे। इसी बीच टोक्यो के एक सड़क पर हम हरिको और अकीरा नाम के एक कपल को अपने कार से कहीं जाते हुए देखते हैं। तभी हेरिको को उसकी फ्रेंड अकेमी का कॉल आता है। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम रास्ता तो नहीं भूल गई, तुम अभी तक पहुंची क्यों नहीं? जिस पर वो कहती है हम बस पहुंचने ही वाले हैं। हेरिको जब अपने दोस्त से मिलती है तो वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो दोनों डायरेक्ट स्कूल के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। अकेमी हरिको और उसके हस्बैंड को अपने घर लेकर जाती है। अकेमी का घर बहुत छोटा था। वो कहती है टोक्यो में जितनी बड़ी कंपनी, उनके स्टाफ के लिए उतना ही छोटा घर। फिर वो लोग बैठकर अपने स्कूल के एल्बम को देखने लगते हैं। तभी अकेमी उनसे पूछती है कि तुम लोग काम क्या करते हो? जिस पर अकीरो कहता है कि मैं फिल्म बनाता हूँ। अकेमी उनसे उनका बनाया हुआ फिल्म दिखाने को कहती है। अकीरो फिल्म लगा देता है जिसका हीरो वो खुद था और हीरोइन हीरोको थी, लेकिन उनकी पिक्चर बहुत ही बोरिंग और मीनिंगलेस होता है, जिससे हरिको और अकेमी बोर होकर सो जाते हैं। फिर जब उनकी नींद खुलती है तो वो कहने लगती है कि वह मजा ही आ गया, ये तो बहुत ही अच्छी मूवी थी। इसके बाद वो उनसे कहती है मुझे सुबह काम पर जाना होगा, इसीलिए अब मुझे सो जाना चाहिए। अकेमी का घर बहुत छोटा था, इसीलिए वो जैसे तैसे करके वहाँ पर उन दोनों के सोने का इंतजाम कर देती है। तभी हेरिको कहती है कि हम तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, हम कल ही अपने लिए अपार्टमेंट ढूंढने के लिए चले जाएंगे। जिस पर अकेमी कहती है कि अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड 1 हफ्ते के लिए बाहर गया है। इसके बाद वो लोग वहीं सो जाते हैं। सोने से पहले अकेमी कहती है कि सुबह उठते ही तुम अपनी कार उस जगह से हटा लेना जहां तुमने अभी पार्क किया है। अगली सुबह अकेमी उन दोनों के उठने से पहले ही अपने काम पर निकल जाती है। फिर जब वो दोनों उठते हैं तो अपने लिए अपार्टमेंट ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन कोई भी अपार्टमेंट उन्हें पसंद नहीं आता। किसी का किराया महंगा होता है तो कोई रहने लायक नहीं था। अपार्टमेंट ढूंढते ढूंढते उन्हें एक गिफ्ट शॉप पर गिफ्ट रैपिंग जॉब का वैकेंसी मिल जाता है। हेरिको कहती है ये काम मेरे लिए बढ़िया रहेगा, लेकिन हरिको को ये काम नहीं मिलता क्योंकि उसे गिफ्ट रैप करना नहीं आता था। लेकिन ये जॉब अकीरो को मिल जाता है क्योंकि उसे गिफ्ट रैप करना आता था, इसीलिए वो उस जॉब को ज्वाइन कर लेता है। फिर जब वो दोनों अकेमी के घर जाते हैं तो वो उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कब तक रहोगे? जिस पर हरिको कहती है कि मैंने एक अपार्टमेंट देखा है, हम बहुत जल्द वहां शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट डे हरिको वापस से अपार्टमेंट ढूंढना शुरू कर देती है और अकीरो गिफ्ट शॉप में काम करना शुरू कर देता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी अपने बजट के हिसाब से घर नहीं मिलता। वो लोग अकेमी के घर पर ही रहने लगते हैं। हरिको को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये उनकी मजबूरी थी। वो लोग रात को अकेमी के सोने पर घर आते थे और उसके फ्रिज से कुछ खाकर वहीं सो जाते थे। फिर एक दिन जब हरिको घर ढूंढ रही थी तभी उसे याद आता है कि आज डेट 18 मार्च है। उसने जिस दुकान के आगे अपनी कार पार्क की थी वो 16 मार्च को खुलने वाली थी। वो भागते हुए दुकान के पास जाती है तो उसकी कार वहाँ नहीं थी। फिर जब वो अकीरो से मिलती है तो उसे बताती है कि हमारी कार चोरी हो गई। ये सुनकर अकीरो बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मैंने अपने फिल्म के सारे इक्विपमेंट और स्क्रीनिंग उसी में रखी थी। अकीरो उसे बहुत डांटता है। फिर हरिको को पता चलता है कि उसकी कार म्युनिसिपैलिटी वाले टो करके ले गए हैं। वो अपनी कार छुड़ाने के लिए जाती है तो वो उनसे बदले में ढेर सारा चालान मांगते हैं, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वो कहती है ठीक है मुझे कार नहीं चाहिए, लेकिन उसमें जो सामान है आप मुझे लेने दो। लेकिन म्युनिसिपैलिटी वाला बिना पैसों के उसे उसका सामान देने से मना कर देता है। जिसके बाद हरिको चोरी चुपके पार्किंग में घुस जाती है।
लेकिन वहाँ पर बहुत सारे कार थे। वो अपने कार को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं था। तभी वहाँ पर म्युनिसिपालिटी में काम करने वाला एक दूसरा स्टाफ आता है। ये एक भला इंसान था। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अपने कार से सामान लेने में मदद करूंगा। उसे हारिको के कार का पता था। वो उसे वहाँ ले जाता है और उसे सामान निकालने में मदद करता है। हरिको कार से अकीरो का सारा सामान निकाल कर चली जाती है। फिर अकीरो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाकर अपनी फिल्म को एक थिएटर में रिलीज करता है। अकीरो अपने फिल्म को रियलिस्टिक बनाने के लिए वहाँ स्मोक मशीन लगाकर हर धुएं वाले सीन पर धुआं छोड़ता है, जिससे वहाँ बैठी ऑडियंस खांसने लगती है। पिक्चर खत्म होते ही बहुत से लोगों को उसकी फिल्म और आइडिया फालतू लगती है, लेकिन कुछ लोगों को उसका आइडिया बहुत पसंद आता है। एक एडवर्टाइजिंग कंपनी का मालिक उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है कि तुम मेरे लिए काम करो, मुझे एडवर्टाइजिंग में ऐसे इनोवेटिव आइडियाज की जरूरत होती है। कुछ लोग अकीरो के फैन हो जाते हैं, लेकिन हरिको जब उसे एक फीमेल फैन से बात करते हुए देखती है तो उसे बहुत जलन होती है। फिर रात को जब वो सो रही थी तो वो अकेमी को अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए सुन लेती है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है तुमने तो कहा था कि आज ये लोग चले जाएंगे, लेकिन फिर क्यों नहीं गए? वो कहती है कि मैंने तो इनसे कहा था कि आज तुम आने वाले हो, मैं सोच रही थी कि ये लोग समझ जाएंगे। जिस पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि ये लोग तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। अकेमी कहती है ऐसा मत बोलो, ये लोग मेरे दोस्त हैं, मैं इनकी हेल्प नहीं करूंगी तो कौन करेगा? एक्चुअली प्रॉब्लम अकीरो में नहीं हरिको में है। वो एक नंबर की इडियट है, उसे तो कोई जॉब भी नहीं देता, वो एक नंबर की पनौती है। हरिको अपने बारे में ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है। फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग हरिको उठती है तो उसके सीने में तेज दर्द हो रहा था। वो अपना शर्ट उतार कर देखती है तो उसके सीने के आर पार दिख रहा था। अकीरो जॉब पर जा चुका था, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। वहां पहुंचकर वो उसे बाहर से आवाज देती है, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं सुनता। जिसके बाद वो वहां से जाने लगती है, लेकिन वहां से जाते हुए उसका पूरा शरीर लकड़ी का बनता जा रहा था और देखते ही देखते वो लकड़ी की एक चेयर बनने लगती है और फिर एक चेयर बन ही जाती है। रात हो जाती है और वो चेयर बनकर सड़क के किनारे ऐसे ही पड़ी रहती है। फिर एक शराबी आता है और हरिको को खींचकर अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन हरिको इंसान बनकर वहां से भाग जाती है और एक बस स्टॉप के पास जाकर फिर से कुर्सी बन जाती है। वो जब कुर्सी बनी थी तो उसके कपड़े भी उतर गए थे। मामला ऐसा हो गया था कि अब वो आराम से जब चाहे कुर्सी बन जाए और जब चाहे इंसान। फिर एक म्यूजिशियन की नजर उस पर पड़ती है। वो हरिको को कुर्सी समझ उठाकर अपने घर ले जाता है। उसका घर बहुत ही बड़ा था और सारा दिन वो घर से बाहर रहता था, इसीलिए हरिको वहीं रहने का डिसाइड करती है। वो उसके घर का सारा काम करती है, उसके फ्रिज से खाना भी खाती है और रात को जब वो मैजिशियन घर आता है तो वो कुर्सी बन जाती है। फिर एक दिन वो अकीरो को लिखकर बताती है कि मैं बहुत खुश हूँ, उम्मीद करती हूँ मेरे बिना तुम भी खुश होगे और कोई अच्छा काम कर रहे होगे। मैजिशियन अकीरा के ऊपर बैठकर काम करता था और उसका अच्छे से ख्याल भी रखता था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है वो कुर्सी कैसे बनी होगी? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब हमारी आज की दूसरी कहानी शुरू होती है, जहां हम एक आदमी को गटर से निकलते हुए देखते हैं। ये आदमी बिल्कुल मेरे एक फूफा की तरह लग रहा था। वो एक आदमी से उसका सिगरेट छीन कर पीने लगता है, फिर कुछ लोगों से फूल छीनकर उसे खाने लगता है। उसके रास्ते में जो आता है वो उसे टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है। फिर वो एक आदमी के पर्स से पैसे निकालकर खाने लगता है। जो उसे देख रहा था वो उसे देखकर डर रहा था। रास्ते में वो एक लड़की के हाथ को लिक भी कर लेता है। लोगों ने पुलिस बुला दिया था, लेकिन जब वो पुलिस के कार के सायरन को सुनता है तो वो वापस से गटर में चला जाता है। जिसके बाद पूरे न्यूज और सोशल मीडिया पर बस उसी मिस्टीरियस मैन के बारे में चर्चे शुरू हो जाते हैं और पुलिस उसे ढूंढने में जुट जाती है। वहीं अब हम उस मिस्टीरियस मैन को देखते हैं। उसे गटर में एक रास्ता मिल जाता
है। वो उसके अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे मिलिट्री के कुछ सामान मिल जाते हैं। उनमें डायनामाइट भी थे। वो एक डायनामाइट को चाटता है और फिर उन्हें लेकर गटर से बाहर आ जाता है। फिर वो जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ डायनामाइट का पिन निकाल कर उसे फेंक देता है, जिससे कि सड़कों के लोगों की जान चली जाती है। बहुत से लोगों को मारकर वो वापस गटर में चला जाता है, जिसके बाद पुलिस उसे ढूंढने के प्रोसेस को तेज कर देती है और फिर वो उसके ठिकाने पर पहुंचकर उसे पकड़ लेते हैं। ये खबर जब पूरी दुनिया में फैलती है तो उसके बारे में अलग अलग दावे किए जाने लगते हैं। एक अमेरिकन सोल्जर कहता है कि कई साल पहले मैंने उसे अलकायदा में देखा था। साइबेरिया की एक औरत कहती है कि वो मेरा बेटा है जो 17 साल पहले खो गया था। अलग अलग लोग उसे देखने का दावा करने लगते हैं। एक दावा मैं भी करता हूँ कि ये मेरे फूफा का मेले में बिछड़ा हुआ कोई भाई होगा। इसी बीच वोलैंड नाम का एक फ्रेंच लॉयर जापानीज गवर्नमेंट को कॉल करके बताता है कि वो इस क्रिएचर को जानता है और वो इससे बातें कर सकता है, जिसके बाद उसे टोक्यो लाया जाता है। फूफा जी उस क्रिएचर को एक बहुत ही सख्त जेल में रखा गया था, जहाँ वो बैठकर फूल खा रहा था। फिर उसे वोलैंड और बाकी के अधिकारियों के सामने लाया जाता है। वोलैंड उससे क्या बात करता है वो उन जापानीज अधिकारियों की तरह मुझे भी समझ नहीं आता, लेकिन फिर जब वो उन अधिकारियों से बात करता है तो हमें पता चलता है कि उसका नाम मर्दे है और वो यहाँ से जाना चाहता है। न्यूज में बताया जाता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही ऐसे लोग हैं जो मर्दे की भाषा बोल सकते हैं, जिनमें से एक वोलैंड भी होता है। अगले दिन मर्दे को कोर्ट में पेश किया जाता है और उससे पूछताछ किया जाता है कि उसने मासूम लोगों पर बॉम्ब क्यों फेंका, जिस पर वो कहता है कि मुझे मासूम लोग पसंद नहीं। फिर उससे पूछा जाता है कि तुम जापानीज लोगों को क्यों मारना चाहते हो। वो कहता है कि मुझे जापानीज लोगों की आंखें अच्छी नहीं लगती और जापानीज ज्यादा दिनों तक जिंदा रहते हैं, जिसके बाद कोर्ट उसे फांसी की सजा सुनाती है। लेकिन जब वोलैंड उसे बताता है कि उसे फांसी की सजा मिली है तो वो कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। आज मर्दे को फांसी लगने वाली थी। उसे सेल से निकालकर बाहर लाया जाता है। वोलैंड उससे पूछता है कि तुम मरने से पहले क्या खाना चाहोगे, जिस पर वो सिगरेट मांगता है, लेकिन ऑफिसर उसे सिगरेट देने से मना कर देते हैं क्योंकि वहाँ सिगरेट पीना मना था। फिर उसे फांसी देने के लिए तैयार किया जाता है। मर्दे मरने से पहले प्रे करता है और उसे देखकर वोलैंड भी प्रे करता है। इसके बाद उसे लटका दिया जाता है। वो तड़प तड़प कर मर जाता है। उसके मरने के बाद एक डॉक्टर वहां आता है और उसके मरने की पुष्टि करता है, लेकिन जब वहां बैठे ऑफिसर वहां से जाने लगते हैं तो मर्दे फिर से जिंदा हो जाता है और वहां से गायब हो जाता है। दोस्तों, ऐसा कैसे हुआ? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब शुरू होती है हमारी आज की तीसरी कहानी, जहां हम हिकोकोमोरी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो पिछले 17 साल से अपने घर में बंद था। घर खर्च के लिए हर महीने उसके डैड उसे पैसे भेजा करते थे, जिससे वो अपनी जरूरतें पूरी करता था। वो अपनी जरूरत का सारा सामान घर पर ही मंगाता था और उनके वेस्टेज को घर पर सजा कर रखता था। हिकिकोमोरी हर सैटरडे पिज्जा ऑर्डर करता था, लेकिन आज तक उसने किसी भी डिलीवरी पर्सन का फेस नहीं देखा था। डिलीवरी पर्सन तो क्या, उसने 10 साल से किसी भी इंसान को नहीं देखा था। वो टीवी भी नहीं देखता था। वो बस खाता था, सोता था और बुक्स पढ़ता था। हिकिकोमोरी हर सैटरडे की तरह पिज्जा ऑर्डर करता है, लेकिन आज जो डिलीवरी लेकर आता है उसने बहुत ही अजीब से क्लॉथ्स पहने हुए थे। आज वो पहली बार डिलीवरी पर्सन के फेस को देखता है, जो कि एक लड़की थी, लेकिन जैसे ही वो उसके फेस को देखता है वहाँ भूकंप आने लगता है और जैसे ही भूकंप रुकता है वो लड़की बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जिसके बाद वो उसे उठाने की कोशिश करता है। वो उस पर पानी मारता है, लेकिन फिर भी वो नहीं उठती। जिसके बाद वो उसके पास में ही लेटकर उसे देखने लगता है, जहां उसके बॉडी पर अलग अलग बटन के टैटू बने हुए थे। तभी उसे उसके पैरों पर एक बटन दिखाई देता है जिस पर कॉमा लिखा हुआ था।
जिसके बाद वो बुक में जाकर पढ़ता है कि उसका क्या मतलब होता है। इसके बाद वो उस बटन को आकर प्रेस कर देता है, जिससे कि वो होश में आ जाती है। होश में आने के बाद वो उससे पूछती है कि क्या तुमने इसे प्रेस किया, तो वो कहता है नहीं। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद भी वो उसी के बारे में सोचता रहता है। 17 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था जब उसने किसी लड़की को देखा था और वो उसके बारे में सोच रहा था। वो फिर से सैटरडे आने का वेट करने लगता है ताकि वो सैटरडे को उसके लिए पिज्जा लेकर आए। सैटरडे आते ही वो पिज्जा मंगाता है, लेकिन आज पिज्जा लेकर एक दूसरा डिलीवरी वाला आता है। वो बिना पूछे हिकिकोमोरी के घर में घुस जाता है और उसे पानी लाने का बोलकर बिना पूछे उसके फोन से अपने एक डिलीवरी बॉय को फोन पर गालियां देने लगता है। फिर जब वो वहाँ से जाने लगता है तो हिकिकोमोरी उससे पूछता है कि वो लड़की पिज्जा लेकर क्यों नहीं आई जो पिछले हफ्ते आई थी। जिस पर वो डिलीवरी वाला कहता है कि कमीने, वो मेरी बीवी है, उसने काम छोड़ दिया है। हिकिकोमोरी डर जाता है। फिर वो कहता है कि रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा था। फिर जब वो जाने लगता है तो हिकिकोमोरी उससे उस लड़की का एड्रेस पूछता है। डिलीवरी वाला उसे उसका एड्रेस बता देता है, जिसके बाद वो उससे मिलने के बारे में सोचने लगता है। वो नहा धोकर अपने शूज निकालता है और घर का दरवाजा खोलकर ऐसे डरते हुए बाहर जाता है कि जैसे वो दूसरी दुनिया में जा रहा हो। लेकिन उसे पता ही नहीं था कि उसे जाना कहाँ है, क्योंकि 17 साल में उसके घर के आसपास का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। वो अपने गार्डन से साइकिल निकालता है, लेकिन उसकी साइकिल पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और उसका घर जंगल बन गया था। जिसके बाद वो पैदल ही उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद फाइनली वो उस डिलीवरी पर्सन के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। वो उसे उसके घर में देखकर उसे दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन वो अंदर चली जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो लड़की नहीं है जिसकी उसे तलाश थी। वो कई दिनों तक उसे ढूंढता रहता है। फिर एक दिन वो उसे मिल जाती है। हिकिकोमोरी उसे बाहर आने को कहता है, लेकिन वो दरवाजा बंद कर देती है। तभी वहाँ पर भूकंप आने लगता है, जिससे कि वहाँ मौजूद सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं। वो लड़की भी बाहर आ जाती है। फिर जब भूकंप रुकता है तो वो अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी हिकिकोमोरी उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मुझे बस तुम्हारा नाम जानना है। लेकिन वो उसे धक्का देकर जाने लगती है तो वो उसके हाथ में बने लव के बटन को दबा देता है, जिससे कि एक बार फिर से वहाँ भूकंप आने लगता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है हैरी को कुर्सी कैसे बनी होगी? मर्दे मरकर दोबारा जिंदा कैसे हो गया? और हिकिकोमोरी जब भी उस लड़की से मिलता था तो भूकंप क्यों आती थी? ये सारे सवालों का जवाब आप मुझे कमेंट करके दे सकते हो। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।